हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सब प्रिपरेशंस मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। देखिए, फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन का ये वीडियो रहेगा, जिसमें शीट जो है वो आपको लेक्चर के साथ ऑलरेडी मिल चुकी होगी, और जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है, उन सब के क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे उन 2 वीडियोस से रिलेटेड होंगे। सो हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मेन जो रहा है वो एक्चुअली 2 स्प्लिट्स में आया है, दैट इज पहला टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बिटवीन CaCl2 एंड KCl विच हैज अ स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड एंड वाई। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। अगर आपने वीडियोस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा होगा तो उसमें आपने ये सुना होगा कि जैसे CaCl2 है, सो Ca के ऊपर चार्ज आएगा 2+ और K के ऊपर चार्ज आएगा K+, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा? Ca2+ में, क्योंकि इसमें क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्यों साइज छोटा हो जाएगा? क्योंकि Ca का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी 288 हो रखा है इलेक्ट्रॉन का, इसका भी 288 हो रखा है। बट प्रॉब्लम किस चीज की है कि यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ Ca2+ है, क्योंकि देखो एनायन दोनों में सेम है, एनायन दोनों में सेम है, बस क्या फर्क है कि यहाँ पे कैटायन जो है उसका साइज छोटा है, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड हमारा CaCl2 में स्ट्रॉन्ग बनेगा। बिटवीन CuO एंड CuS विच इज मोर कोवैलेंट एंड वाई। इसका रीजन, अगर हम CuO और CuS की बात करें तो दोनों में Cu कॉमन है ना। एक में मेरे पास सल्फर है और एक में मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक। सो अगर मैं बात करूं सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर जो है वो लार्जर एनायन फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, है ना, लार्जर एनायन। और लार्जर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कोवैलेंट। सो हमारा CuS ज्यादा कोवैलेंट नेचर शो करेगा, क्योंकि लार्जर एनायंस शो मोर पोलराइजेबिलिटी, ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ फॉर्मेशन। सो अगर हम बात करें पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मोड ऑफ फॉर्मेशन यह है कि इसमें चार्जेस का जो हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर, इसमें चार्जेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, चार्जेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पोलर में, पोल्स क्रिएट ही नहीं हो रहे ना, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यहां पे अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर आते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन की बात करें तो पोलर में, क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास होंगे और दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके कारण आ जाएगा, तो ये हमारा हुआ पोलर, ठीक। अब अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में हमारे जो 2 एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो कोई पोल्स या फिर चार्ज सेपरेशन ना होने के कारण चार्जेस क्रिएट ही नहीं होते, पोल्स क्रिएट ही नहीं होते, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन इसमें तो हमें मिल नहीं रहा, उसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, ठीक। एंड लास्ट इज टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो टाइप ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें हमने ले लिया HCl, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बिल्कुल सेम होगी, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में तो खैर डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये है नॉन पोलर और वो है पोलर, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज सेपरेशन तो होगा ही। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये हमारा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम बढ़ते हैं आगे। Ionic bond formation takes place between sodium and chlorine, but between hydrogen and chlorine, covalent bond formation takes place. अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत तत्पर है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके कारण Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो भी बहुत कम है, तो बड़ी आसानी से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और बन जाता है आयनिक बॉन्ड इनके बीच में। वहीं HCl की अगर हम बात करें, इसमें भी बना देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम नहीं है जितनी सोडियम की है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, और थोड़ी ज्यादा होने के कारण ये उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता जितना आसानी से सोडियम दे देता है। ठीक है, सो इसीलिए सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट होता है, उसकी जगह ये प्रेफर करता है भाई इतनी एनर्जी लगाना ही है मुझे इलेक्ट्रॉन देने में, तो क्यों ना मैं शेयरिंग कर लूं। तो यहां इसीलिए हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, वहीं यहां पे हमें आयनिक बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। और किसका कंसेप्ट है यहां? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी थोड़ी ज्यादा है और इसमें एनर्जी काफी कम लगती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम को सोडियम आयन बनाने में इज लेस। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जस्टिफाई। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं है, एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। बोला तो सही है बिल्कुल। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन के ऊपर, और फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे दूसरे अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये सेम चीज यहां भी होगी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, मतलब यहां हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एक तो हाइड्रोजन होगा ही, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो होना ही है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। सो ये क्या हुआ, डायपोल डायपोल ही हुआ। ये एक पोल है, ये एक पोल है, दिस इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल। बट हाँ, वो बात अलग है कि ये एक्चुअल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। दिस इंटर मॉलिक्यूलर है ना। वैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने के लिए मिलती है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी मिलती है, बट होता क्या है, एक हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट यहां होता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। डायपोल डायपोल में हाइड्रोजन हो या ना हो, पोल्स अगर क्रिएट हो गए तो उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। सो ये भी एक तरीके का डायपोल डायपोल माना जाता है, क्योंकि पोल्स तो क्रिएट हो गए हैं। बस फर्क यहां ये है कि एक हाइड्रोजन जरूर इन्वॉल्व होगा जो कि दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल में है उसको उसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा। इस वजह से वी से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक, Why do NH3 and H2O act as electron pair donors? इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें NH3 की, सो नाइट्रोजन के पास तो ये है 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 हमने यहां रख दिए। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस तरीके से हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली और इस तरीके से हमारे नाइट्रोजन ने कर ली। नाइट्रोजन खुश होकर बैठ गया। बट ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तैयार रहता है किसी को भी डोनेट हो जाने के लिए, जिसमें कोई दूसरा पर्टिकुलर एटम, मतलब आयन होगा, बोलूं तो मैं ज्यादा बेटर होगा, जैसे H+ आया तो H+ पूरा खाली है, कुछ नहीं कर सकता, तो ये आके और नाइट्रोजन के इस लोन पेयर के ऊपर बैठ जाता है और इसको खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है। तो हो गया ना NH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि वो तो लोन पेयर को बोल रहा है भाई मेरे पास खाली पड़ा है, आके यूज कर लो। सेम गोज विथ H2O, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है ना। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही गया, ये उनने बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुश है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुश है। बट ये जो दो लोन पेयर हैं
ये लोन पेयर इनविटेशन दे रहे होते हैं आयंस को, पॉजिटिव आयंस को, कि भाई आओ और हमें यूज कर लो। तो कोई भी H प्लस आएगा इससे जुड़ के और H3O प्लस बना लेगा, ये यूज कर लेगा इनको। लोन पेयर ही तो है, ऑक्सीजन बोल रहे खाली है, ले लो भाई। और इनकी अगर हम बात करें तो ये बनाएगा NH4 प्लस, तो ये हाइड्रोजन को लेके NH4 प्लस बना लेता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Between van der Waals forces and dipole-dipole attractions, which are stronger and why? तो देखिए यहां तो सिंपल चीज है कि वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है ना। वहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वो एक ही एटम में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, दूसरे वाले ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया भाई कि मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं, वो दे देगा, ये ले लेगा। अब इसके पार्शियल नेगेटिव उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये एक हुआ। ऐसे ही एक और दूसरा डाइपोल भी होगा, दिस पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली देयर वुड बी अनदर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वुड बी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। वहीं वैन डर वाल फोर्स में क्या हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, है ना, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, ऑलमोस्ट ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं और एक हल्का सा अट्रैक्शन रह जाता है। ठीक है, सो हल्का सा अट्रैक्शन इनका जो इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पे, इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पे रह जाता है, और वो जो रिपल्शन था ना, वो ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाता है। तो वैन डर वाल फोर्स तो वैसे भी कमजोर रह गया, क्योंकि रिपल्शन भी साथ में है। यहां रिपल्शन जैसा कोई खेल नहीं है, यहां अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो ये जो अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज व्हाई वी से दैट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। ठीक है, some metals like sodium can be cut with a knife. How do you explain with respect to metallic bond? मेटालिक बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है, मेटल आयंस है बीच में पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ बीच में मेटल का एटम आयन है, और मेटालिक बॉन्ड यही है कि भाई वो पॉजिटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब बात यहां क्या आती है कि जो सोडियम है वो अपने पीरियड में, मतलब अपने पीरियड में सोडियम का साइज होता है थोड़ा सा बड़ा अपने पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो साइज बड़ा होने के कारण मेटालिक आयंस का अपने इलेक्ट्रॉन से उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है। और सोडियम वैसे भी रेडिली इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होता है, बिकॉज इट इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होना और मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उतना अट्रैक्शन ना होना, क्योंकि पर्टिकुलर अपने पीरियड में सोडियम हैज अ लार्ज साइज। इन कारणों से सोडियम के बॉन्ड्स वीक पड़ जाते हैं अंदर, जिसके कारण आप उसे आसानी से कट कर सकते हो, और इसीलिए सोडियम सॉफ्ट है और वो एक नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ठीक, explain the role of electron affinity and ionization potential during the ionic and covalent bond formation। अगर हम बात करें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की, सो आयनिक बॉन्ड में ध्यान से देखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई कितने ताकत से आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब खींच पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो अब ध्यान से देखना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर काफी कम है तो ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और नॉन मेटल जो है, मतलब मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देता है। और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी है, अगर हम उसकी बात करें तो वो काफी ज्यादा है, बहुत एनर्जी निकाल देता है एक इलेक्ट्रॉन को लेने में और स्टेबल हो जाता है। तो जो जितना ज्यादा एनर्जी दे देगा और खुद को स्टेबल कर लेगा, भाई वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, तो वो स्टेबल कंपाउंड भी स्टेबल हो जाएगा, उसको बनाने में और ज्यादा फेवर करेंगी कंडीशंस, है ना। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना नॉन मेटल की, इलेक्ट्रॉन लेके खूब ढेर सारी एनर्जी दे देना, और आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होना।
लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये जरा सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके ढेर सारी एनर्जी दे देगा और खुद को स्टेबल कर देगा, आयनिक बॉन्ड बन गया। वहीं कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मेटल किसी भी पर्टिकुलर एक एटम की हम बात करें, कोई है ए और कोई है बी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर बहुत हाई है ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई है, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है क्योंकि एनर्जी बहुत दे रहा है तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, मगर इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, तो ना ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और वो भी कहीं नहीं मानेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, बीच में शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, किसी एक के पास नहीं जा पाता। यहां आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने के कारण फटाक से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है और यहां शेयरिंग होके कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक। हाउ इज द मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम रिलेटेड टू बॉन्ड फॉर्मेशन? एक अभी इतनी देर से हम समझा रहे हैं कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है और नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को मेटल ने दिया, नॉन मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो मेटल नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक। वहीं पे नॉन मेटल जो है, ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं, तो इनके बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कि है शेयरिंग के कारण, और यहां हो जाता है ट्रांसफर। दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? सो नॉन मेटल आयनिक एंड नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी के साथ हमारी ये डीपीपी होती है कंप्लीट। और अब हम बात ये करें कि हम अपने वीडियोस को सीक्वेंस में मैग्नेट ब्रेन्स पे कैसे देख सकते हैं। तो आईआईटी जेईई नीट चैनल पे आप जेईई फाउंडेशन केमिस्ट्री डाल दीजिए। बस जैसे फाउंडेशन केमिस्ट्री डालेंगे, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर तो भी नहीं मिलती है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, जिनको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जेईई और नीट मिलेगा। जेईई और नीट में हमारा आईआईटी जेईई फाउंडेशन केमिस्ट्री और नीट फाउंडेशन केमिस्ट्री बिल्कुल कॉमन है, दोनों जगहों पे आपको फाउंडेशन केमिस्ट्री सेम मिलेगा। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ कोर्स की डिटेल्स दी हुई है, ये कोर्स की डिटेल्स आपको बता देंगे भाई इस कोर्स में क्या क्या है, और नीचे दिए हैं चैप्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, वहां पे सीक्वेंस में पूरे वीडियोस डले होंगे। आपको जिस वीडियो पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक करके अपने वीडियो को इस तरीके से देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्सेज जो कि बेसिक्स होते हैं आईआईटी जेईई और नीट के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट, इनकी प्रिपरेशन आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ कराते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।